आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव हो सकती है क्योंकि अभी कुछ कंट्रीज़ में जुलाई सितंबर इनटेक्स के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और हमने सोचा कि कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा सक्सेस के चांसेस हाई हो जाएं और वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। तो आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये पता चले कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी और वीज़ा फाइलिंग के टाइम। इस वीडियो में हम 8 ऐसे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जो कि कारण हो सकते हैं वीज़ा रिफ्यूजल्स के। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगी ड्यूरिंग आपका जो वीज़ा सबमिशन प्रोसेस है अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए भी। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंटरव्यू की करेंगे। इंटरव्यू जिन भी एम्बेसीज में या जिस भी वीज़ा प्रोसेस में इंटरव्यूज होते हैं, लाइक यूएस में हो गया, न्यूजीलैंड में हो गया, इन इंटरव्यूज में या यूके में भी इंटरव्यू हो सकता है। अगर आप इंटरव्यू को ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हैं तो हाई चांसेस हैं आपके वीजा रिजेक्ट हो। अब इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है? सबसे पहले तो आपने जो भी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट की है एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के दौरान, आप उस पर्सनल स्टेटमेंट को ठीक से जरूर पढ़ें और उसमें जितने भी पॉइंट्स आपने मेंशन किए हैं आप कोशिश कीजिए वो आपके खुद के लिखे हुए पॉइंट्स हों। और अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है या कोई ऐसी वेग इंफॉर्मेशन दी है उसको भी आपको ठीक से इलेबोरेट करना आना चाहिए, अदरवाइज इंटरव्यू में काफी हद तक चांसेस होते हैं कि वीजा रिजेक्ट हो जाए। दूसरा हम पॉइंट लेते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। समटाइम हमारे आइल्स के स्कोर या पीटी या डुलिंगो के स्कोर्स काफी अच्छे होते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटीज गाइडलाइन होते हैं, उनका क्राइटेरिया मीट करते हैं। लेकिन जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो हमारे आइल्स या पीटी स्कोर से मैच नहीं करता। ये भी एक कारण हो सकता है, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपके वीजा रिफ्यूजल का। थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन इशू। कैसी भी सिचुएशन हो आपने कभी भी फेक डॉक्यूमेंट अपने एप्लीकेशन में नहीं लगाने हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको एडवाइस करेंगे कि ठीक है, अगर आपके ड्यूरेशन में गैप है या आपकी स्टडीज में गैप है तो आप कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, बट हमारी तरफ से आपको सिर्फ एक ही एडवाइस है कि जहाँ तक हो सके आप इन सब चीज़ों से बचें। अगर आपके पास किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप सिंपल सा एक काम करें, पर्सनल स्टेटमेंट में बहुत ही क्लियरली मेंशन करें कि आपका गैप क्यों है, या आपके पास जो भी रीजन है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आप उसको अवॉइड करें क्योंकि उससे आपके रिजेक्शन के चांसेस तो हाई है ही है। अदरवाइज अगर आपका वीजा आ भी जाता है तो इन फ्यूचर में जब भी आपकी पीआर आप अप्लाई करेंगे उस दौरान भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, तो आप ऐसी चीजों को करने से जितना हो सके बचें। ये लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत बड़ा इफेक्ट देगा अगर आप इसको फेक डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपकी इंटेंशंस। जब भी हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की तरफ हो या जब भी हम वीजा एप्लीकेशन भी सबमिट करते हैं, एक वहां पर लेटर ऑफ इंटेंशन जाता है या आप उसको एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट भी जाता है। पर्सनल स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट यू, आपके बारे में है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में है, आप जिस कंट्री को जिस कोर्स को चूज कर रहे हैं उसके बारे में है। तो आप अपनी इंटेंशंस बहुत क्लियर रखें। वी अंडरस्टैंड कि मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं जिनसे आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ठीक है आपको अब्रॉड जाके पढ़ना है, आपको फ्रेंड सर्कल से इंस्पिरेशन मिल सकती है या आप फैमिली से इंस्पायर हो सकते हैं कि आपको अब्रॉड पढ़ने जाना है, बट आपने जो भी पढ़ने जाना है वो कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये आपके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को फिगर आउट करना। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आप इंडिया में भी कर सकते हो लेकिन उसकी जो भी कोर्स कंटेंट होता है, जो मॉड्यूल्स होते हैं, आपके पास रीजन होने चाहिए कि हाँ मैंने ये कोर्स इंडिया में देखा था या इस यूनिवर्सिटी में देखा था जहाँ पे मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है, लेकिन मैं इस यूनिवर्सिटी में इंडिया में नहीं पढ़ के मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ या इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको कोर्स मॉड्यूल के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने कोई भी ऐसा कोर्स मॉड्यूल देख लिया है या सेलेक्ट कर लिया है जहाँ पे कोर्स के अंदर कोई एडवांस मॉड्यूल नहीं है तो आपके रीजन ऑफ रिजेक्शन हाई हो सकते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस डील किए हैं जहाँ पे स्टूडेंट की प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है लेकिन वीजा रिजेक्ट हुआ है। अब रिजेक्शन का कारण जब हमने
एक थ्रू आउट पूरी प्रोफाइल में चेक किया तो मेजर कारण जो समझ में आता है वो यही है। उन्होंने इंटेंशंस के ऊपर ही नजर रखी कि हाँ, इंटेंशंस तो स्टूडेंट्स की क्लियर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जो सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहा है वो ऑलरेडी वो या तो पढ़ चुका है या वो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो ऐसा क्या है उसको उस कोर्स में मिलेगा कि वो इंडिया आकर अपनी कंट्री को सर्व करेगा या उसमें उसको एक एडिड वैल्यू मिलेगी। तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। 6 पॉइंट अगर हम लेके चलें तो यहाँ पर हम लेते हैं आपकी क्रिमिनल बैकग्राउंड को, क्रिमिनल चेक बैकग्राउंड को। जिन भी कंट्रीज में पीसीसी यूज होती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप अपना इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का मतलब आपको, हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं कि कोई ट्रैफिक फाइन्स की, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई केस नहीं चलना चाहिए जिसके ट्रायल्स आपके कोर्ट में चल रहे हो। अगर आपकी इस तरीके की कोई सिचुएशन है, आप ट्राई करें कि आप इस तरीके की सिचुएशन को हाइड ना करें, नंबर वन। और वीजा अप्लाई करने के लिए जब तक आपके केसेस क्लियर नहीं होते आप वीजा भी अप्लाई ना करें। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इश्यूज की। नॉर्मली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कंट्रीज ही डिसाइड होती है, पर ज़्यादातर कंट्रीज में जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो बेसिक है, कॉमन है। 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट और ट्यूशन फीस 1 ईयर की हमें दिखानी पड़ती है अकाउंट्स के अंदर। एंड कितने महीने पुराने फंड्स दिखाने हैं वो अकॉर्डिंग टू कंट्री डिसाइड होता है। लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज में जब हम फंड शो करते हैं तो कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि हमेशा सरप्लस फंड्स दिखाएं, बिकॉज इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके चलना है एक्सेप्ट आपके लिविंग कॉस्ट। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो कोई भी एम्बेसी ऑफिसर है जो वीज़ा प्रोसेस कर रहा है वो एक तरीके से फाइनेंशियल कैपेसिटी देखता है पेरेंट्स की। तो बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की या स्पॉन्सर की। तो वो बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखें। जिन भी कंट्रीज में इनकम प्रूफ मांगे जाते हैं तो ट्राई कीजिए कि आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स, अब इनकम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, फॉर्म 16 हो गया, या आपके जे फॉर्म हो गए अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, जिसमें आपकी साथ में सेल्स जो होती है क्रॉप्स की उसकी भी रिसिप्ट लगती हैं। तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो इनकम डॉक्यूमेंट्स में काउंट होते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है आपके अपडेटेड होने चाहिए। सपोज आप ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 3 साल की आईटीआर या 3 साल पुराने इनकम डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अब अगर आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन है या इनकम आपकी कम दिख रही है ऑन डॉक्यूमेंट्स और आप कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो दिखा रही है 3-4 लाख रुपए की दिखा रही है, तो वो सेंस ही नहीं बनता किसी एम्बेसी ऑफिसर के लिए सोचने समझने का भी कि इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या इनकम जो है वो मैच कर रही है और वो स्टूडेंट को सपोर्ट करेगी इन फ्यूचर में भी। तो बहुत जरूरी है आपको ये चीज समझनी। तो जो भी कंसल्टेंट से आप अपने प्रोसेस करवा रहे हैं आप इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिए कि आपके इनकम डॉक्यूमेंट और द फंड्स अवेलेबल इन द अकाउंट शुड मैच द कैपेसिटी ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल। इसके बाद जो हम लास्ट पॉइंट है वो हम कंसीडर करते हैं एकेडमिक पॉइंट्स। एकेडमिक पॉइंट्स ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको लगेगा कि हमने लास्ट में क्यों इंक्लूड किया है, लेकिन एकेडमिक पॉइंट जो है फर्स्ट कैटेगरी में आता जरूर है। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना होता है। ठीक है, देयर आर मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो कि 45-50%, 55% पे भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होगा ये, या शॉकिंग कह सकते हैं, शॉकिंग होगा ये कि एम्बेसी ऑफिसर आपके एकेडमिक प्रोग्रेस को भी कंसीडर करते हैं। जब भी आपकी प्रोसेसिंग होती है फाइल की तो वो ये जरूर देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरीके का रहा है थ्रू आउट देयर एकेडमिक जर्नी। अगर उनको लगता है कि स्टूडेंट ने एकेडमिकली अच्छा नहीं प्ले किया है या एक्स्ट्रा करिकुलर्स उनके इतने नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है, तो ये फाइल को इम्पैक्ट जरूर करती है। और कहीं ना कहीं रीजन ऑफ रिजेक्शन भी होते हैं, क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ आपके केसेस को प्रोसेस करने के लिए बैठे हुए हैं। और उनके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को देखना कि कौन सा स्टूडेंट किस इंटेंशन के साथ किस कंट्री में अप्लाई कर रहा है। अगर उनको ये क्लियर दिखाई देगा कि वो अपनी ही कंट्री में एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट नहीं है, तो उस केस में डेफिनेटली उसको एक फर्स्ट चीज आपकी फाइल देखते ही यही स्ट्राइक करेगी कि जो स्टूडेंट अपनी ही कंट्री में परफॉर्म नहीं कर रहा है वो बाहर जाके, इतने जो चेंज हो जाते हैं सर्कमस्टांसेस,
वहां पर वो बच्चा किस तरीके से परफॉर्म करेगा। वो बच्चा इन फ्यूचर में उस कंट्री के लिए लाइबिलिटी भी बन सकता है, इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकता है। इन सब चीजों को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एकेडमिकली भी अपने आप को साउंड करें, अपने आप की एकेडमिक्स को जरूर इम्प्रूव करें। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एंड इफ दे आर प्लानिंग फॉर स्टडी अब्रॉड, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को जरूर ध्यान में रखें, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ध्यान में रखें। आजकल इंडिया में स्पेशली बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, या एक तरीके से आजकल इंटर्नशिप भी होती है व्हेन स्टूडेंट कम्स इन ग्रेड 9, 10th, 11th। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंटर्नशिप्स भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। प्रोफाइल स्ट्रांग करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा कि कल को फ्यूचर में जब आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं एम्बेसी में, तो उससे आप अपने एक्सपीरियंस, जब आप जिस तरीके से आप इंटरव्यू देते हैं या जिस तरीके का आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एम्बेसी ऑफिसर से, वो आपके फाइल पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो एकेडमिक रिकॉर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ऑब्वियसली द मेन क्राइटेरिया है हम अगर किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या वीजा ऑफिसर के पॉइंट से। तो आज हमने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो लगते बहुत कॉमन हैं, लेकिन इनके जो डिटेल्स हैं वो एज पर द एक्सपीरियंस ही आपको कोई भी कंसल्टेंट बता सकता है। चाहे आप डेस्वाइट से काम कराइए या आप किसी भी कंसल्टेंट से, मेक श्योर कि आपने डॉक्यूमेंटेशंस की जो भी हमने आपको एक तरीके की लिस्ट ही बताई है वो आप एडवांस में पूछिए। एंड सबसे एडवांस में आपने जो पूछना है वो आपने पूछने हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपका केस वीजा तक जा ही नहीं सकता है। तो देयर आर मेनी कंसल्टेंट जिनको आप जब कॉल करते हैं या अप्रोच करते हैं तो आपको बहुत ही स्ट्रेट वे बोलते हैं कि ठीक है आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, काम हो जाएगा। काम नहीं करवाना है, आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए। इस समय कंट्रीज में पॉलिसीज चेंज हो रही हैं और वो पॉलिसीज आप ही के बेनिफिट्स के लिए चेंज हो रही हैं। वो वहां पर आप किसी भी कंट्री को चूज करते हैं तो आप अपने करियर के लिए चूज कर रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए चूज कर रहे हैं, बेटर फ्यूचर के लिए चूज कर रहे हैं। एंड आपका बेटर फ्यूचर, बेटर अपॉर्चुनिटीज अलाइन करती है स्ट्रेट आपके अपने प्रोग्राम से। और आपको जो भी प्रोग्राम चूज करना है वो आप अपने चॉइस के साथ साथ अपने एकेडमिकली रिकॉर्ड्स के साथ मैच करते हुए ही चूज कर सकते हैं।